बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद सफूर। मैं आपको वेलकम करता हूं इस इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के जो प्रिपरेशन सीरीज़ में। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 32। सेक्शन 32 मेथड ऑफ अकाउंटिंग के साथ डील करता है और इसके साथ हम बाकायदा तौर पर आगाज़ कर रहे हैं डिवीज़न 4 जो कि टैक्स अकाउंटिंग के साथ डील करता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना लाजमी लाइक कीजिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसमें दो फ़ायदे होंगे, एक तो मुझे इंकरेजमेंट होगी, साथ साथ आप क्योंकि मज़ीद भी वीडियोज़ आएंगी, जैसे नई वीडियो आएगी तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो खैर हम इसको आगे स्टडी करते हैं। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस a person's income chargeable to tax shall be computed in accordance with method of accounting regularly employed by such person। कि अगर एक शख्स है वो कोई बिजनेस रन कर रहा है तो उस बिजनेस की इनकम निकाल रहा है एक खास साल के लिए, तो इसके लिए जो मेथड इस्तेमाल करेगा अकाउंटिंग का वो वही होना चाहिए जो वो रेगुलरली इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा ना हो कि किसी खास ट्रांजैक्शन में या इस साल उसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेनिफिट है टैक्स की शक्ल में, तो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे स्विच कर जाए और अगले साल जब उसको अक्रूवल में बेनिफिट हो तो अक्रूवल में शिफ्ट कर जाए। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3, यानी कि आपने पहले तो सब सेक्शन 3 को भी पढ़ना है या उसको मद्देनजर रखना है। अ कंपनी शैल अकाउंट फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एन अक्रूवल बेसिस। देखिए, अगर आप कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी ने हर सूरत में अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो करना है। दे हैव नो चॉइस कि भाई अगर वो स्विच करना चाहें उनके पास कोई चॉइस अवेलेबल नहीं है, उन्हें हर सूरत में अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो करना है। वाइल अदर पर्सनस मे अकाउंट फॉर सच इनकम ऑन द कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास दूसरे लोग हैं, यानी कि एओपीज़ हैं या आपके पास इंडिविजुअल्स हैं, वो अगर कैश बेसिस को ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, या अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की भी इनके पास ऑप्शन अवेलेबल है, बट सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3। अब देखते हैं कि सब सेक्शन 3 में क्या है जो बार बार हमें सब्जेक्ट करवाया जा रहा है। तो ये है, द बोर्ड में प्रेस्क्राइब that any class of person shall account for income chargeable to tax under the head income from business on cash basis or accrual basis। यहाँ ये बता रहा है कि बोर्ड्स के पास ये पावर है कि वो डेजिग्नेट कर सकता है कि ये शख्स यानी कि सच पर्सन और सच क्लास ऑफ पर्सन या ये ग्रुप ऑफ पीपल, ये ख़ास किस्म के बिजनेस, इन्होंने फॉलो करना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को या अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, और ऐसे पर्सनस के लिए इन शराइत को मानना ये उनके ऊपर बाइंडिंग है, वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते। A person may apply in writing for change in person's method of accounting। अब अगर एक शख्स है वो किसी खास मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा है तो बाद में अगर वो चेंज चाहता है तो फिर क्या करेगा? बिल्कुल वो चेंज कर सकता है, ये नहीं कि आपने एक दफ़ा स्टार्ट कर लिया तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग अप्रूव सच एप्लीकेशन बट ओनली इफ़ satisfied that change is necessary to clearly reflect the person's income chargeable to tax under the head income from business। लेकिन इसमें कमिश्नर अगर इस बात से सेटिस्फाई है, उसको इस बात की क्लियर है कि ये जो आपका एप्लीकेशन है वो जो आपने दी है चेंज ऑफ अकाउंटिंग की, इससे असल में जो है ना आपका जो प्रॉफिट है या आपका जो इनकम है वो सही अंदाज में रिफ्लेक्ट हैगा, ज़्यादा ट्रू अंदाज में रिफ्लेक्ट होगा, तो फिर वो आपको इजाज़त दे सकता है। और इजाज़त भी ज़बानी इजाज़त नहीं चलेगी बल्कि ऑर्डर इन राइटिंग आपको देगा। इफ़ अ पर्सन, ये अब सब सेक्शन 5 पर, इफ़ अ पर्सनस मेथड ऑफ अकाउंटिंग हैज़ चेंज्ड द पर्सन शैल मेक एडजस्टमेंट टू मेक इनकम items of income, deduction, credit or any other item affected by the change। अब बात ये कह रहा है कि अगर आपको इजाज़त मिल गई कि ठीक है आप अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर ले, क्या इससे अक्रूवल में चले या अक्रूवल से कैश में चले जाएं, तो फिर ज़ाहिर है आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह के मैंने पहले बताया कि देखें, एक तरफ कैश बेसिस वाला कह रहा है कि भाई मुझे इनकम नहीं हुई, अक्रूवल वाला कह रहा है कि इनकम हो चुकी है, हालांकि एक ही केस है। तो इसी तरीके से क्रेडिट्स का भी डिफरेंट होगा। अब एक शख्स को आप क्रेडिट मानेंगे, दूसरे सूरत में वो उसको कुछ और मानेगा। इसी तरीके से आपके एक्सपेंसेस का भी फ़र्क आएगा अगर आप दोनों डिफरेंट, तो आपको ये सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सो दैट नो आइटम इज़ ओमिटेड और नो आइटम इज़ टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस। ताकि एक तो ये है कि कोई आइटम मिस ना हो जाए आपसे, और दूसरी बात है कि कोई भी आइटम ऑफ अकाउंट एक से दो दफ़ा ना आए।
कैसे मैं आपको बताऊं कि डिफरेंस किस तरह पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे थे। अब जिस तरह की पिछली एग्जांपल दी थी कि आपने एक बंदे के मोटरसाइकिल को रिपेयर किया, अब 1000 रुपये आपके पास आने थे, अब अभी तक आपने उसको इनकम नहीं माना। इसी तरीके से वो जो आपके साथ मजदूर का काम कर रहा था, उसको आपने 300 रुपये देने थे, वो भी अभी तक आपने नहीं दिए। अब आपको आज ही कमिश्नर्स की तरफ से अप्रूवल मिला है कि ठीक है आप चेंज करें। तो जैसे चेंज करेंगे तो वो जो पैसे जो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए हुए थे इनकम के तौर पर, उसको आप इनकम के तौर पर 1000 के इनकम के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरीके से वो जो एक्सपेंस था, जो मजदूर को अभी तक आपने 300 रुपये नहीं दिए, वो तो काम कर चुका है, तो उसको आप एक्सपेंस के तौर पर शो कर लेंगे, ये चीज़। और इसके साथ ही ये जो सब सेक्शन 32 था वो ख़त्म हो गया। हम सब सेक्शन 33 की बात करते हैं। यहाँ असल में उसने हमें लॉ के अंदर ही कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को की डेफिनेशन दे दी है। वजह क्या है कि हमें पता है कि इसकी तो गूगल पे 600 डेफिनेशन मिल जाएंगी। अब अगर इसी उन्हीं डेफिनेशन को हम एज अथॉरिटी ले लेते हैं तो फिर तो रोज़ाना डिस्प्यूट होंगे। डिपार्टमेंट कहेगा कि भाई कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का ये मतलब है, अक्रूवल दूसरी तरफ अक्रूवल का ये मतलब है, जबकि जो टैक्स पेयर कहेगा या उसका लॉयर कहेगा कि नहीं इसका मतलब तो ये बनता है। इसलिए इसकी बाकायदा से डेफिनेशन लॉ के अंदर ही कर दी है। तो अब आपने टैक्सेशन के पर्पज़ के लिए यही सी डेफिनेशन को फॉलो करना है। 33 कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश बेसिस शेल डिराइव इनकम व्हेन इट इज़ रिसीव एंड शेल इनकर एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज़ पेड। भाई बात ये कह रहा है कि अगर आपने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं ताकि आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है उसको डिटरमिन कर सकें, तो आपने इनकम को उस वक्त रिसीव्ड समझना है या डिराइव समझना है जैसे आपके पास पैसे आ जाते हैं। दूसरी तरफ खर्चा जो आप करते हैं, एक्सपेंडिचर जो करते हैं, उसको उस वक्त आपने जो है ना इनकार समझना है कि खर्चा हो गया जब आप पेमेंट करेंगे, उस वक्त अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि जो इसमें 10 मिनट की वीडियो देखें, बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सेक्शन 34 भी पढ़ा दूँ। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सेक्शन 34 को दोबारा से नए से स्टार्ट करूँगा। सेक्शन 34 अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अ पर्सन's इनकम फॉर इनकम a a person accounting for income chargeable to tax under the head income from business on the accrual basis shall derive income when it is due to the person and shall incur expenditure when it is payable by the person। अब अगर कोई बंदा है वो accrual basis of accounting को फॉलो कर रहा है तो वो अपनी इनकम को उस वक्त ड्राइव समझेगा, यानी अपने बुक्स में या अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेगा जब वो उसको ड्यू हो चुकी है। और अगर आपको दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर को वो कब इनकार समझेगा या कब उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा, जब उसकी यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो पेएबल हो चुका है। जिस तरह के मैंने एग्जांपल दे दी थी वो मोटरसाइकिल वाली, वो इनफ है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस एन अमाउंट शैल बी ड्यू टू अ पर्सन when the person becomes entitled to receive it, even if the time of our discharge of entitlement is postponed or amount is payable in installment। अब मिसाल के तौर पर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप क्या करते हैं कि वेबसाइट डेवलप करते हैं, ये आपका कारोबार है। अब आपने एक कंपनी मिस्टर ABC को या XYZ कंपनी को एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब वो सॉफ्टवेयर जो आपकी कीमत हुई थी वो 15,000 रुपये थी। अब 15,000 रुपये आपने उनको सॉफ्टवेयर दिखाया, उन्होंने इसको अप्रूव कर लिया, ठीक है ये हो गया। अब उन्होंने आपके यानी कि आपका जो सेल थी वो हो गई है, अब पैसे आपको नहीं मिले, लेकिन आप अपने पास इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि आप इंटाइटल हो चुके हैं कि वो पैसे आपको पे करेगा। आल्दो पेमेंट वो आपको कर रहा है किसी लेटर डेट में कर रहा है, या उसने पेमेंट पोस्टपोन कर ली कि यार इस वक्त मेरे हालात अच्छे नहीं हैं तो मैं आपको अगले हफ्ते कर लूँगा, या मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पे करूँगा, तब भी आपके पास यही समझा जाएगा कि आपने वो इनकम डिराइव कर ली है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस an amount shall be payable by a person when all events that determine liability have occurred and the amount of the liability can be determined with reasonable accuracy। अब आपका एक खर्चा कैसे होगा या कैसे पता चलेगा कि अब ये अमाउंट पेएबल हो चुकी है। मिसाल के तौर पर अब आप इसमें ये करते हैं कि आपके पास एक सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड जो है ना वो क्या कर चुका है, 5 दिन काम आपके पास कर चुका है। अब 5 दिन की वो पेमेंट के लिए वो इंटाइटल हो चुका है, या आपने किसी सर्विस लेनी थी, अब वो सर्विस आपने ले ली है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस आप ले चुके हैं, अब वो आपकी लायबिलिटी बन चुकी है उनको पेमेंट करना।
और लेकिन इसमें यह है कि पेमेंट को रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ आप डिटर्मिन करके हाँ इतनी पेमेंट बनती है, तो तभी ज़ाहिर बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आपको ये पता नहीं है कि कितने पैसे बनते हैं तो फिर तो इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि अब टाइम ख़त्म होने वाला है। हम सब सेक्शन 3 को दोबारा से देखेंगे कि जिसमें हमने ये देखा कि आप कैसे पता चलेगा कि अब आपके